दोस्तों आज हम देख रहे हैं गणित का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल पेपर जो 2024 एग्जाम के लिए है और ये पेपर होने वाला है आपका 27 मार्च को। सभी को पता होगा, टाइम टेबल आपने देख लिया होगा। ये 27 मार्च को जो है पेपर आपका होने वाला है 2024 में। तो उसके लिए ये पेपर है, बड़े तरीके से आप इसको तैयार करें। पूरा सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को अगर आप ढंग से देख लेते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी मैथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। इससे पहले अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये ज़रूर देख लेना। ये 2022 का मैथमेटिक्स का पेपर है जो बोर्ड ने जारी किया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा ये जारी किया गया मॉडल पेपर था, जिसको मैंने सॉल्व करवाया था। इसको ज़रूर देखना, यहाँ से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। अब ये क्वेश्चंस क्यों देखने हैं आपको? अगर आप 95, 96, 97% में जाना चाहते हो, यानी कि 90 के ऊपर परसेंटेज आपको चाहिए, तो ये 2022 का पेपर ज़रूर देखना। ठीक है, 2023 का भी पेपर देख लेना, ये भी गणित का ही पेपर है। ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए मैंने सॉल्व करवा रखा है और ये भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा ही जारी किया गया था मॉडल पेपर, और इसको मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में सॉल्व करवाया था। बच्चों की काफ़ी डिमांड आई थी कि सर इंग्लिश मीडियम में भी सॉल्व करवाना है। इसके अलावा 2024 का जो पेपर है मैथमेटिक्स आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लेना। ये भी बोर्ड ने ही जारी किया था और इसको भी मैंने ऐसा का ऐसा ही सॉल्व करवाया हुआ है। इसके अलावा इससे पहले जो मैंने आपको मॉडल पेपर दिया है, इसको ज़रूर देख लेना। ये जो आपका 20 मार्च को पेपर होने वाला है विज्ञान का, ये विज्ञान का 2024 का बिल्कुल बेस्ट पेपर जो है आपको दे दिया गया है। समय से पहले 1 महीना पहले आपको मैंने दे दिया है, 1 से डेढ़ महीना पहले आपको ये पेपर दे दिया है। अगर अभी भी आपने तैयारी नहीं करी तो बाद में पछतावा हो जाएगा। शायद बाद में ये वीडियो ना मिले क्योंकि इनको मुझे हटाना ही पड़े, क्योंकि ये वायर पेपर हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड के द्वारा जो जारी किए जाते हैं क्वेश्चंस वो इसमें आते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन के और सॉल्यूशन को देखते हैं और पढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ कि कैसे हमें सॉल्व करना है पेपर को। तो देखिए, जो 27 मार्च को हमारा पेपर होने वाला है गणित का, उसकी हम बात कर रहे हैं और इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है आपका खंड ए, इसकी बात करते हैं। खंड ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे जिसकी संख्या 15 रहेगी और इसमें केवल आपको एमसीक्यू को टिक कर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, 2 अंडर रूट 3 एक खाली स्थान, यानी कि 2 अंडर रूट 3 एक है। तो क्या है ये? पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या एक पूर्ण संख्या है? ये आपसे पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में। तो आप आसानी से बता सकते हैं देखते ही। जो संख्याएं अंडर रूट के अंदर ही रहती हैं, जो बाहर नहीं निकल सकती, पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल सकती, वो कैसी होती हैं? आपकी अपरिमेय संख्या होती है। अर्थात कि 2 तो चलो बाहर है, लेकिन ये अंडर रूट 3 का तो कोई हल नहीं निकल पाएगा। आपको सभी को पता है कि हमसे पूछा भी जाता है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद होगा। तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह के जो भी आएंगे, अंडर रूट 5 हो जाए, अंडर रूट 7 हो जाए, अंडर रूट 11 हो जाए, तो इस तरह की संख्याएं क्या हो जाती हैं? ये आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह देंगे अपरिमेय संख्या है। 2 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे पूछा गया है, बहुपद दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 15 शून्यांकों का गुणनफल होगा। यहाँ पे आपको शून्यांकों का गुणनफल निकालना है कि इसका गुणनफल क्या होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि इसका गुणनफल क्या होगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है? जब शून्यांकों की बात होती है, जब भी हम शून्यांकों की बात करेंगे तो क्या करेंगे? हम देखेंगे कि जो हमारे को दिया गया है, ठीक है, जो फंक्शन दिया गया है या पोलिनोमियल जो दिया है, बहुपद जो दिया गया है, तो ये बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं। यानी कि ये बहुपद जो है एक्स स्क्वायर माइनस 15 है, इसको हम शून्य के बराबर कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर शून्य, क्योंकि ये शून्यांकों की बात कर रहा है। अब शून्यांकों की बात कर रहा है, हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारे बहुपद का, वो क्या होता है? तो हमारा बहुपद कैसे लिखा जाता है? ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में क्या होता है? बी एक्स होता है, आपको अच्छी तरह से पता है। प्लस में क्या होता है? आपका सी होता है और ये बराबर होता है शून्य के। ये हमारा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड, आप सभी को अच्छी तरह से ये पता होगा मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर ए की जगह
यहाँ पर ए की जगह क्या है, तो यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो यानी कि ए का मान क्या आ गया, ए बराबर 1 है हमारे पास, ठीक है। कॉमा बी, यहाँ पे एक्स का तो कोई चर है ही नहीं, देखोगे ध्यान से इसमें एक्स नहीं लिखा है कहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और -15 है, तो यहाँ पे देखो एक्स के साथ बी है, लेकिन एक्स तो इसमें है नहीं, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये चीज़ है ही नहीं, तो हमारे पास बी का मान क्या आ जाएगा, बी बराबर 0 हो गया। सी की जगह क्या है, जो कि अचर पद होता है, ठीक है, जो हमारा फिक्स होता है, तो ये हमारा 15 है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, तो सी हमारे पास आ गया -15, ठीक है, सी हमारे पास आ गया -15, हमने लिख लिया सी इक्वल्स टू -15, जो कि हमारे को क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमारे को करना क्या है, हमें पता है कि जो है अल्फा और बीटा शून्यांक होते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा कि अल्फा और बीटा जो है शून्यांक होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और गाइड कर दूं, जो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का अगर योग पूछता, अल्फा प्लस बीटा पूछता, तो इसका मान क्या होता है, ये होता है -b/a, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज, हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे पूछा गया है हमसे गुणनफल, गुणनफल पूछा गया है, तो हमारे को अल्फा इंटू बीटा बताना है। अल्फा इंटू बीटा का मान जो होता है वो क्या होता है, वो होता है c/a, c/a। अब हमारे पास देखो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछता यानी शून्यांकों का योग पूछता, तो यहाँ पे देखो बी का मान तो मैंने अभी बताया 0 है, तो ये सारा का सारा 0 हो जाता, तो अगर अल्फा प्लस बीटा पूछता तो इसका तो मान आ जाता हमारे पास में 0, बिल्कुल 0 हो जाता, क्योंकि बी का मान क्या है यहाँ पे 0, तो बी का मान आप 0 रखते, ए का मान चाहे कुछ भी रखो 0 ही आता। अल्फा इंटू बीटा, सी का मान यहाँ पे क्या है, सी का मान है -15, तो हमने रखा सी की जगह -15, ठीक है। बटे में क्या है, आपका बटे में है ए का मान कितना है 1, तो बटे में 1 रख लीजिए यहाँ पर, तो आप इसको डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा -15, यानी कि मेरे पास जो आंसर आया अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यांकों का गुणनफल जो है वो -15 आया, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया, तो आंसर नंबर 2 जो है ये करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, इसमें बोल रहा है बिंदु कोई भी दे रखा है Q -4, 5 की x अक्ष से दूरी है। देखिए कभी भी जब ये जानते हो आप कि ये मान होता है ये x का और ये मान होता है हमेशा y का, तो जब आपसे x अक्ष की दूरी पूछता है तो x को छोड़ करके y का मान देख रहे हो, वो आंसर हो जाएगा सीधा सीधा, है ना। अगर यहाँ पर y अक्ष की दूरी पूछता तो y को छोड़ करके x का मान देखते, वो आंसर हो जाता। तो समझना है आपको कि क्या पूछ रहा है, अगर x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y का मान लिखेंगे, अगर y अक्ष से दूरी पूछता है तो x का मान लिखेंगे, ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका। दूसरा तरीका है कि आप पहले चेक कर लो भाई, इस तरह से अपना वो बना करके पूरा का पूरा सिस्टम जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसको बना के चेक कर लें, तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर आपका ये हो गया 0, ठीक है, फिर यहाँ पे आता है आपका 1, 2, 3, 4, ठीक है, इस तरह से 5, इधर भी आपका माइनस का 1, -2, -3, -4, इस तरह से नीचे भी आपका -1, -2, -3, -4, ऊपर आपका 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है, ये वाई वाई डैश होता है, ये आपका एक्स और एक्स डैश होता है, यही होता है। अब यहाँ पर आपको क्या है, अगर x का मान देखें तो -4 बोला गया है, तो -4 किधर होगा, तो यहाँ पर होता है इस साइड में, ये आपका x जो है इधर माइनस होता है, ठीक है, इधर x प्लस होता है, y इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है इस वाली लाइन पे। तो आप ड्रॉ करके भी देख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट लिखोगे तो बेटर है, क्योंकि आपको एमसीक्यू में ज़्यादा टाइम देना नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो x का मान है -4, तो यहाँ से चलिए a 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे आपके पास आ गया -4, तो हमने बोला कि -4 तो यहाँ पे आ गया, ये -4 है, इस पॉइंट पे -4 आ गया, और y कितना दिया है, प्लस का 5 है, y का मान प्लस का 5 है, प्लस का 5 y इधर आता है, तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 कहीं दूर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया y का मान 5। अब देख सकते हो ये x अक्ष है, इस x अक्ष से ध्यान रखिएगा,
एक्स अक्ष से दूरी है, तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी है? एक्स अक्ष ये है, इससे दूरी कितनी है? तो देख रहे हो आप, ये 5 की दूरी है। एक्स से बिंदु कितनी दूरी पर है? 5 की दूरी पर है। बाकी तो ये एक्स पर ही है, ये -4 तो एक्स पर ही है, लेकिन हमें एक्स अक्ष से क्यू की दूरी निकालनी है। तो हमें देखो, अगर हम देखें तो ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला। अब मैं इन पॉइंटों को अगर मैं देखूँ तो मिला लेते हैं, ठीक है। इस लाइन को हम क्या करते हैं, ड्रॉ करके देख लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, आपको समझ में आना चाहिए कि ये कह क्या रहा है। तो हमने हमने ये लाइन देख लिया, ठीक है। अब आप जानते हो कि ये आपका पॉइंट यहाँ से इस तरह से चलेगा, क्योंकि 4 की तरफ जाना है हमारे को, 4 इधर है और इधर से ये इस तरह से चलेगा। अब दोनों बिंदु जहाँ पे मिले हैं, ये हमारे पास ये बिंदु मिल गया। अब यही बिंदु हमारे को क्या दर्शा रहा है, ये दिखा रहा है हमारे को Q -4 और 5। क्या दिखा रहा है, ये हमारे को दिखा रहा है Q का मान, और वो भी -4, 5 ये दिखा रहा है। सही है। अब बताओ, इसमें से x अक्ष की दूरी कौन सी चीज़ दिखाई दे रही है? एक्स अक्ष की दूरी कौन सी चीज़ दिखाई दे रही है? तो एक्स अक्ष की दूरी है, एक्स अक्ष ये है, इसकी दूरी इस बिंदु से ये वाली लाइन है, और ये वाली लाइन की दूरी कितनी है? तो ये वाली लाइन की दूरी है 5। देख रहे हो आप, समझ में आ गया आपको? तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आपसे एक्स का मान पूछे, एक्स अक्ष की दूरी पूछेगा तो वाई का मान आएगा उसमें आंसर में। अगर आपसे वाई अक्ष की दूरी पूछेगा तो एक्स का मान आएगा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, बाकी आप बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे मैंने अभी बनाया। आप एक बार इसको प्रैक्टिस करना बना के, क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए समय से पहले मैं आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर्स दे दे रहा हूँ, ताकि आप इसको पढ़ करके बढ़िया तरीके से तैयार कर लें, अपने आप को प्रिपेयर कर लें। फिर बाद में मिस्टेक ना रह जाए, पछतावा ना रह जाए कि आपको क्वेश्चंस तो मिले थे, आपने करे नहीं, एग्जाम में आए आप कर नहीं पाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 नंबर, आंकड़ों 5, 7, 0, 3, 4, 8, 2 का माध्यक आपको बताना है। इन आंकड़ों को हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है कि पहले संख्या छोटी आएगी, फिर बड़ी आएगी, फिर बड़ी आएगी, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखें। तो यहाँ आंकड़े दिए गए हैं, इसमें सबसे छोटी संख्या है 0, तो हमने ले लिया कि पहली संख्या जो है इसमें 0 है। दूसरी संख्या इसमें इससे बड़ी कौन सी है, 0 से बड़ी है आपकी 2, हमने कहा कि 2 इससे बड़ी है। इसके बाद कौन सी बड़ी संख्या है, देखो हमने 0 ले लिया, हटा दो इसको, 2 ले लिया, हटा दो इसको। अब इसके बाद लेते हैं हम, इससे बड़ी संख्या 3 है, 3 ले लिया। इसके बाद संख्या जो बड़ी है वो हमारे पास है 4। इसके बाद जो बड़ी संख्या है वो है हमारे पास में 5, हमने 5 ले लिया। इसके बाद में हमारे पास जो बड़ी संख्या है वो है 7, 7 ले लिया। इसके बाद हमारे पास बड़ी संख्या जो बची हुई है वो है 8, हमने 8 ले लिया। ये हो गया हमारा आरोही क्रम, जिसमें हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। अब जो क्वेश्चन में बोला गया है उसकी बात करते हैं, इसका माध्यक निकालना है। तो देखिए, माध्यक सिंपल सी बात है, अगर विषम संख्याएं हैं, अगर विषम संख्या है तो आप क्या करिए, सीधा सीधा देख लीजिए कि इनके 3 इधर से छोड़ दीजिए, 3 इधर से छोड़ दीजिए, और जो बीच की संख्या है वो आपका आ जाता है माध्यक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाता है। और यदि यहाँ पर विषम संख्या नहीं होती तो क्या करते आप, तो आप फंस जाते। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये विषम संख्या हो तो उसका सूत्र क्या होता है, और सम संख्याएं हो तो सूत्र। अभी देख रहे हो कि यहाँ पे संख्याओं की संख्या कितनी है, विषम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे टोटल संख्याएं कितनी हैं, 7 संख्याएं हैं। ठीक है, अगर ये संख्याएं 8 होती तो क्या करते आप, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर सम संख्या हो और विषम संख्या हो तो सूत्र हमारा माध्यक का क्या होता है। तो माध्यक जो है, यानी कि अगर n, यानी कि संख्या का मान हम कहते हैं n, n अगर विषम है, ठीक है, तो हमारा जो माध्यक होता है वो क्या होता है, जिसको हम m से डिनोट कर लेते हैं, तो माध्यक जो हमारा हो जाएगा वो n प्लस में 1 बटे में 2, ठीक है, वहाँ पद होता है। n प्लस में 1 बटे 2 वहाँ पद होता है। आप निकाल सकते हो, जैसे कि ये संख्या है, कितने पद हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पद है, तो m का मान कितना आ जाता है, m बराबर कितना, n का मान कितना है 7, n संख्या मैंने पद बताया, विषम है ना, तो 7 है, तो 7 प्लस 1
बटे 2 करिए तो 7 प्लस 1 बटे 2 कितना होता है, ये 8 बटे 2। ठीक है, 8 बटे 2 बराबर कितना होता है, 4, यानी चौथा पद। तो यहाँ पे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और यह है चौथा पद। क्लियर हो गया होगा आपको। अगर यही आपका सम होता तो क्या होता, तो अगर n सम हो जाए, अगर n का मान आपसे बोले कि ये सम है, यानी कि यहाँ पर संख्या होती कुछ एक और, मान लो इसमें संख्या 9 जुड़ा होता, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हो जाती, तो ये सम हो गया। तो सम के लिए जो सूत्र होता है वो ध्यान रखना है हमारे को, वो क्या होता है वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो सम होगा तो हमारा जो माध्यक निकलेगा उसका सूत्र होता है n बटे 2वां पद प्लस में आपका n बटे 2 प्लस 1वां पद। ठीक है, बटे 2। ठीक है, ये होता है। अब जो भी आपको n का मान दिया हो सम में, तो n का मान रखिए, यहाँ पे जैसे 8 पद है तो यहाँ पे 8 रखा, यहाँ पे भी 8 रखा, सबको सही किया और जो आंसर आएगा वो वाला पद देख लेंगे गिन करके, भाई 1 2 3 4 कौन सा नंबर पे आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि विषम के लिए सूत्र जो है ये रहता है। अगर सम संख्याएं हैं, यहाँ पे विषम संख्याएं हैं, टोटल मिला के कितने पद हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए विषम वाला है तो ये हमारा ये वाला सूत्र लग जाएगा। सूत्र ध्यान रखना है हमेशा, तुक्केबाजी नहीं करनी है। लेकिन ये भी फॉर्मूला सही है, ये शॉर्टकट तरीका है कि आप इसको जो है विषम संख्या दे रखी है तो आप इस तरह से अरेंज करिए, बीच वाली संख्या को पकड़ लीजिए। लेकिन सम संख्या होगा तो बीच में आपको संख्या मिलेगी ही नहीं, बीच में आपको 2 संख्याएं मिलेंगी, तो वहाँ पे आप गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और यहाँ पे पूछा गया है 5 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 5 अंडर रूट 3 मीटर पर बने तो सूर्य का 49 कोण आपको बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने बहुत बार क्लास में किया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन कैसे है कि आपको बोल रहा है कि भैया कोई एक वृक्ष है ये वाला, ठीक है, इस वृक्ष की ऊंचाई जो है 5 मीटर दे रखी है और इसकी जो छाया है वो बोल रहा है कि 5 अंडर रूट 3 है। ठीक है, तो इस पर जो है सूर्य का 49, यानी कि आप देखिए समझ लेना, यहाँ पर आपको समझना हर चीज़ चाहिए। यहाँ पे कोई सूर्य है, ठीक है, इस तरह से सूर्य उगा हुआ है, ये कोई आपका वृक्ष है। ठीक है, ये वृक्ष है, ये आपका वृक्ष है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये 5 मीटर ऊंचाई बोल रहा है, इसकी 5 मीटर ऊंचाई है। और इसकी जो छाया है, ये मैंने बोला कि ये छाया है, छाया है। अब छाया कितनी बोल रहा है ये छाया है 5 अंडर रूट 3। अब बोल रहा है कि बनी हो तो सूर्य का 49 कोण कितना हो जाएगा, तो आपको ये वाला कोण बताना है। सूर्य का जो कोण यहाँ पे आके बन रहा है, ये कोण आपको पूछ रहा है कि भैया ये मान कितना होगा, आपको बताना है। ये 49 कोण आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हो tan थीटा का मान क्या होता है, सभी को पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा जो होता है वो होता है आपका लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार ये होता है, सभी को पता होगा। तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए। tan थीटा बराबर लंब कितना है, लंब है 5 बटे में आधार हमारे को दिया है 5 अंडर रूट में 3। हमारा 5 से ये 5 तो कट जाएगा, बचा क्या, 1 बटे अंडर रूट 3। 1 बटे अंडर रूट 3 का जो मान होता है वो कितना होता है, आप जानते हो, ये होता है, बिल्कुल सही समझा आपने, 30 डिग्री, है ना। tan थीटा अगर 1 बटे अंडर रूट 3 आए तो 30 डिग्री होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको इसका आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन है। युग्म दिया है a कॉमा बी और माइनस ए कॉमा माइनस बी की मध्य दूरी आपको ज्ञात करनी है। मध्य दूरी का सूत्र आपको पता होगा तो आप मध्य दूरी ज्ञात कर देंगे। इसमें भी आपको सूत्रों का ध्यान रखना है, बाकी आपको कुछ मेहनत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र जो है हमें क्या होता है, हमारे पास दूरी
सूत्र, दूरी सूत्र क्या होगा? सभी को पता है, अंडर रूट में आ जाता है। ठीक है, अंडर रूट में क्या होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा दूरी सूत्र, बस इतना सा। अब हमारे पास देख सकते हो यहाँ पर जो है ये आपका क्या है, ये है x1, ये वाला x2, ये वाला y1 और ये वाला y2। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में रख देते हैं इन सभी का मान, रख दीजिए फटाफट। सबसे पहले x2 कितना है, x2 है माइनस का a, हम रखेंगे माइनस का a, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाया। x1 कितना है a, तो यहाँ रखा a, इसका हो गया स्क्वायर, प्लस दूसरा क्या है माइनस का b, फिर माइनस b का स्क्वायर, अंडर रूट में है ये फॉर्मूले के हिसाब से। देखो यहाँ पे जो x1 का मान है वहाँ x1 की जगह रख दिया, जो y1 का मान है वो y1 की जगह रख दिया, जो x2 का मान है वो x2 की जगह रख दिया, और जो y2 का मान है वो y2 की जगह रख दिया। बस फॉर्मूले में हमने केवल इतना ही किया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 2a हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये माइनस का 2a और इसका स्क्वायर, प्लस में माइनस का 2b इसका स्क्वायर, ये भी आपका अंडर रूट में। अब इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 4b स्क्वायर, अंडर रूट में ही है अभी भी। दोनों में 4 4 हैं, चारों को बाहर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है इसका मान 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका अंडर रूट। हमें पता है कि 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो 2 हो जाता है, तो इसको बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2। अंडर रूट में क्या बचा हमारे पास, अंडर रूट में बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास अगर है तो हम आंसर पे टिक कर देंगे, तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। आंसर बोल रहा है भैया 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारे पास आना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। समझ में आ गया होगा फॉर्मूले से। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 खाली स्थान मतलब आगे चलती रहेगी का सार्वंतर क्या होगा। आराम से देख सकते हो, आप दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, जो दूसरा पद है उसमें से पहला पद घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए पहला पद तो ये है, ये आपका पहला पद है, ठीक है, और ये दूसरा पद है। इस दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए, तो दूसरे पद कौन सा है, माइनस का 1, ठीक है। घटाना है हमारे को पहला पद, माइनस का 5 को घटाना है, कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, बराबर कितना होता है ये, 5 में से -1 गया तो 4 बचा, तो 4 हमारे पास इसका आंसर होगा, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं भाई, सभी को पता है समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज जो है वो समरूप होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, साथ ही साथ इनके अंतःकोण भी सभी बराबर होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज जो है जिनकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें ही समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और ये समरूप होते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान आपको निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को फॉर्मूले तो याद हो गए ट्रिग्नोमेट्री के, अगर याद नहीं है तो याद करना ज़रूरी है। इसके लिए मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया क्या गया है वो देख लीजिए। यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में कि कोई त्रिभुज है ए बी सी, ये समकोण है, तो हम लिख लेते मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज है इस तरह से,
इसमें हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि साइन ए का मान निकालना है। ए बी सी में 15 कोट ए है। अब देखिए ध्यान से, यह पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो हमारे को दे रखा है इसने 15 कॉट ए बराबर 8, यानी कि कॉट ए बराबर 8/15 हो जाता है। हम जानते हैं कोट थीटा का, जो कोट थीटा होती है वो क्या होता है? वो होता है आपके आधार बटे कर्ण। सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए आपको। कोट थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ये क्या है? ऊपर जो है आपका यहाँ पे आधार है, नीचे क्या है? ये कर्ण है। अब यहाँ पे आधार कौन सा है? आधार यानी कि ये 8 है, और कर्ण कौन सा है? ये है 15। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी है, इस तरह से ए बी सी आप लिख सकते। ठीक है, हमारे पास ए बी सी में ये तो हमको सॉरी आधार बटे लंब होता है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आधार बटे लंब होता है। कर्ण तो हमें निकालना है, आधार बटे लंब होता है। इसका सूत्र बता देता हूँ कैसे आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, लाल बट्टे कक्का। ये आपको पता ही होगा, बताया होगा स्कूलों में आपको। ठीक है, यहाँ पर जो पहला वैल्यू दिखाता है आपको, जो पहली चीज यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है, में जो पहली चीज ये दिखाई दे रही है आपको, ये होता है साइन का मान। यहाँ पे दूसरा जो ये दिखाई दे रहा है आपको, आधार बटे कर्ण, ठीक है, ये होता है कोस का मान। और जो तीसरी चीज दिखाई दे रही है आपको, लंब बटे आधार, ये होता है आपका टेन का मान। ठीक है, साइन लंब बटे कर्ण, एल से लंब, के से कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, ठीक है, कॉस है आधार बटे कर्ण, टेन क्या है? लंब बटे आधार। अब हमारे को यहाँ पे ध्यान रखना है, साइन ए पूछा गया है। ठीक है, साइन ए पूछा गया है। अगर आपसे सेक पूछ लेता तो क्या करते आप? तो सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर ये जो नीचे से हम मान करेंगे ना, ये होता है सेक का मान। साइन कोस टेन, ये कॉट सेक कोसेक, ये होता है आपका कोसेक, ये होता है आपका साइन कोस टेन कॉट। ठीक है, ध्यान रखोगे आप। ऊपर से अगर हम देखेंगे तो लंब बटे कर्ण साइन, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार। नीचे से देखेंगे तो आधार बटे लंब जो है कॉट हो जाएगा, कर्ण बटे आधार जो है वो सेक हो जाएगा, और कर्ण बटे लंब जो है वो हो जाएगा कोसेक। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है। अब हमारे पास आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला आधार, देखो मैंने कोट बताया था, कोट क्या होता है? तो आधार बटे लंब, देखो आधार लंब, आधार और लंब, समझ में आ गया? कोट नीचे से जाना है आपको, नीचे से क्या है? आधार लंब, तो आधार बटे लंब, तो ये 8 है आधार और 15 है आपका लंब, ये लंब है, ये आपका थीटा हो गया। अब हमारे को ये भी निकालना है कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला सीधा सीधा क्या होता है आपको पता है? कर्ण जो है उसका क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। हम निकाल लेते हैं यहाँ से, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण क्या है? ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर आधार क्या है? बी सी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? ए बी का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले में रख दीजिए मान सभी का। हमें तो कर्ण निकालना है। बी सी कितना है? तो बी सी 8 है,
8 का स्क्वायर प्लस में ए बी कितना है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया 64 64 और 15 का स्क्वायर हो गया 225। दोनों को जोड़ेंगे क्या जाएगा आपका 289 289 289 ये भी आपका ए सी का स्क्वायर और ए सी बराबर क्या हो जाएगा 289 का अंडर रूट। ए सी का मान कितना आ जाएगा क्या आ जाएगा 17 का। ठीक है तो ए सी का मान आ गया 17। अब हमसे जो पूछा है वो देख लेते हैं। साइन ए पूछा है। साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है लंब है ये और कर्ण है ये यानी कि 15/17। तो हम सीधा सीधा कह देंगे जो हमसे पूछा गया है कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण बराबर लंब कितना है 15 कर्ण कितना है 17। ये हो गया आंसर 15/17 यानी कि दूसरा ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप वीडियो को आराम से समझ रहे हैं और समय अपना दे रहे हैं तो आप फायदे में रहने वाले हैं बहुत ज़्यादा। तो ये हो गया आपका 15/17। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां जो प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो इसमें कौन सा पद 78 है बस ये आपको बताना है। सिंपल सा फॉर्मूला है समांतर श्रेणी वाला उसको हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर और आंसर हमारा निकल जाएगा। तो चलिए सभी से पहले प्रथम पद क्या है इसमें पहला पद है 3। तो ए का मान हमारे को दे रखा है ए बराबर 3। अच्छा कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकाल ले। डी बराबर अभी मैंने बताया था आपको पहला पद और दूसरे पद से निकाल लेते हैं हम। तो दूसरे में से पहले पद को माइनस कर देंगे। दूसरा पद है 8 तो 8 माइनस 3 बराबर 5 डी निकल गया। हमारे को निकालना क्या है कौन सा पद यानी कि एन का मान हमें निकालना है। एन हमें पता नहीं है। ठीक है अब हमारे को एक अच्छा इसने कौन सा पद 78 है तो हमारे को ए एन दे रखा है। ए एन बराबर 78 दे रखा है इसने। हमारे को ए एन का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो अगर आपको याद नहीं है तो याद करिए। हमारे को याद होगा कि ए एन बराबर होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ए एन का जो वैल्यू है वो कितना है 78 है तो हमने लिखा 78। ए का मान हमें दिया हुआ है 3 3 लिखा प्लस आपका एन हमें निकालना है पता नहीं है -1 गुणा डी कितना है डी हमने निकाला 5। ठीक है यहाँ पे आपका ये 78 तो है ही इक्वल्स टू 3 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका n-1। अच्छा हम यहाँ पे इसको ज़्यादा डिफिकल्ट ना करते हुए फटाफट सीधा ही सॉल्व करते हैं। ठीक है ना देखिए कैसे करते हैं। अब यहाँ पर 78 तो इधर था ही इधर प्लस का 3 है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा n-1 इंटू 5 यही है। ठीक है 78 में से 3 गया तो 75 बचा। 75 बराबर n-1 इंटू 5। 5 को उधर ले जाते हैं क्योंकि इधर गुणा है उधर भाग कर देंगे तो यहाँ आ जाए 75 बटे में 5। ये बराबर हो गया n-1 के। अब बचा क्या 75 15 पंजे 75 कट गया। यहाँ बचा 15 यहाँ बचा n-1। n का मान निकालना है तो n बराबर क्या हो जाएगा माइनस n के साथ -1 है उधर जाके +1 हो जाएगा तो 15 तो पहले से था उधर और उधर जाके ये +1 हो जाएगा तो n बराबर हो गया 16। यानी 16वां पद जो है 78 होगा। क्या हमारे ऑप्शन में 16 है तो यस हमारे ऑप्शन में 16 है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इसका। क्लियर हुआ सभी को। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा गया है वृत्त की वह जीवा
जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी होती है कहलाती है। आपका कोई वृत्त है, ये वृत्त है इस तरह से, ठीक है? अब इसकी त्रिज्या आप जानते हो कि सेंटर से यहाँ से कहीं से त्रिज्या होगी। इस त्रिज्या की जितनी लंबाई है, इसकी 2 गुनी लंबाई अगर हम बात करें, तो इसी की 2 गुनी लंबाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी? यहीं पर होगी। 2 गुनी लंबाई ये हो गई और इसको हम क्या कहते हैं? तो सभी को पता है, इसको हम कहते हैं व्यास। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, ये है व्यास। ठीक है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है, एक वृत्त पर कुल स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब ये वृत्त है, इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींचें? तो देखिए, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, एक स्पर्श रेखा ये हो गई। मैं खींचता जाऊंगा, खत्म नहीं होंगी। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, फिर से स्पर्श रेखाएं, फिर से ये स्पर्श रेखाएं। वृत्त को स्पर्श करने वाली सारी रेखाएं स्पर्श रेखाएं होती है, जो बाहर से स्पर्श करें। फिर से स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा। हर पॉइंट पे जहां जितने बिंदु से व्रत बना होगा, जितने बिंदुओं से मिलकर व्रत बना होगा, अनंत बिंदुओं से मिलकर व्रत बनता है। ठीक है? तो ये सारी की सारी स्पर्श रेखाएं हम कह सकते हैं, यहाँ पर जो है अनंत हम खींच सकते हैं स्पर्श रेखाएं। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम अगले प्रश्न पे। इसमें पूछा गया आपसे, प्रथम 4 विषम संख्याओं का माध्य आपको निकालना है। प्रथम 4 विषम संख्याओं का माध्य। प्रथम 4 विषम संख्याएं, आप पहले तो 2-4 संख्याएं लिख लीजिए। पहली संख्या होती है आपकी 1, ठीक है? दूसरी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है? इस तरह से। अब इसमें से विषम संख्याएं हमें बतानी है, कि पहले विषम संख्याएं हमें पता चल जाए कि कौन कौन सी है। तो देखो, विषम संख्याएं कौन सी है? प्रथम एक विषम संख्या है जो 2 से नहीं भाग होती है, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। 3 को 2 से भाग नहीं कर सकते, ये विषम संख्या है। 5 को हम 2 से भाग नहीं कर सकते, ये विषम संख्या है। 7 को हम 2 से भाग नहीं कर सकते हैं, विषम संख्या है। हमारे से प्रथम 4 ही विषम संख्याओं की बात हो रही है, तो हमने 4 देख लिए। इसका माध्य क्या होगा? तो हम जानते हैं कि जितना माध्य होता है, हमारा जो माध्य होता है, माध्य का फॉर्मूला भी आपको ध्यान रहना चाहिए। माध्य होता है प्रेक्षणों का योग, ठीक है, बटे प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है, बटे में प्रेक्षणों की संख्या। अब देखो, आपका प्रेक्षणों का योग कर लेते हैं। माध्य बराबर क्या हो जाएगा? 1 + 3 + 5 + 7, बटे संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। माध्य बराबर क्या हो जाएगा? 3 और 1 4 और 5 9 और 7 16/4। काट दो, 4 चौक 16। आंसर पहला ही अपना ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है प्रथम 4 विषम संख्याओं का माध्य 4 होगा। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कितना होता है? एक ठोस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो 3πr² होता है। 3πr² होता है। बाकी इसमें से आपको और कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है? अर्धगोले का जो है, एक ठोस अर्धगोले का, अर्धगोला नहीं, ठीक है, ठोस अर्धगोला है उसकी बात कर रहे हैं। गोला मतलब होता है ठोस, जैसे कि फुटबॉल। अब आगे बढ़ते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित जो भी घटना होगी, यानी कि जो संभव होनी ही होनी है, जो होके ही रहेगी, उसकी प्रायिकता सदैव जो है 1 होती है। ये हमारा उत्तर हुआ इसका। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आपका दूसरा नंबर प्रश्न है। रिक्त स्थानों की पूर्तियां करनी है हमारे को यहाँ पर। एक पासे को उछाले जाने पर सम संख्या आने की प्रायिकता खाली स्थान होती है। अब अच्छी तरह से जानते हैं, जो हमारा पासा होता है वो कुछ इस तरह का होता है, सभी ने देखा होगा।
सभी ने मेरे हिसाब से तो खूब लूडो खेले होंगे, और अभी तो बहुत सारे बच्चे लूडो खेल ही रहे होंगे। ठीक है, इस तरह का पासा होता है। इस पे कहीं एक बिंदु होगी, एक नंबर होता है, फिर दो बिंदुएं होती हैं। ठीक है, फिर कहीं तीन बिंदुएं होंगी, एक सतह पे चार बिंदु होगी, एक सतह पे पांच, एक सतह पे छः। यानी कि एक पासा को उछाले जाने पे सम संख्याएं कितनी हो सकती हैं? तो सम संख्याएं हो सकती हैं, देखिए दो आ सकता है, वो सम संख्या है, या तो चार आएगा वो संख्या है, या फिर छः आएगा। इसके अलावा कोई संख्या सम नहीं होगी उस पे। तो हमें पता है संभावित परिणाम कितने आ रहे हैं, सम संख्या आने के संभावित परिणाम कितने हैं। तो हम जानते हैं प्रायिकता जो होती है, प्रायिकता होती है संभावित परिणाम की संख्या बटे क्या हो जाता है, कुल परिणाम, कुल परिणामों की संख्या। अब बताओ संभावित परिणाम कितने आ रहे हैं, सम संख्या दो, चार और छः, यानी कि तीन, बटे में कुल परिणामों की संख्या। एक पासे पर कुल कितने परिणाम आ सकते होते हैं, तो इस पर होते हैं छः। तो हम कहेंगे कि तीन से ये छः कट जाएगा, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, एक बटे दो। हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा एक बटे दो। तो हम यहाँ पे भर देंगे एक बटे दो। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। वर्ग अंतराल 20 से 35 का वर्ग चिन्ह होता है। तो वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह जो होता है, दोनों का योग बटे दो कर देते हैं। तो 20 प्लस 35 बटे दो, ये हो गया आपका 30 और 20, 50, 5 55 बटे दो, काट दीजिए, ये आ जाएगा आपका 27.5। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका 27.5। अगला जो प्रश्न है, एक शंकु का आयतन बेलन के आयतन का एक तिहाई होता है। एक तिहाई होता है, या फिर आप लिख सकते हैं एक बटे तीन होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है। समांतर श्रेणी 5, 2, -1, -4 का 10वां पद है। अब 10वां पद आपको निकालना है। अभी अभी मैंने इस तरह का क्वेश्चन अभी आपको थोड़ी देर पहले करवाया था कि 10वां पद क्या होगा। तो आपको यहाँ पर ए दिया गया है। ठीक है, ए आपको दिया गया है, कॉमन डिफरेंस ए आपको कितना दिया है, तो ए आपको दिया गया है 5। ठीक है, इसके अलावा कॉमन डिफरेंस डी निकाल लीजिए। डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि आ गया आपके पास में माइनस का 3। ठीक है, का 10वां पद, एन का मान आपको दे रखा है, एन बराबर जो है वो है आपका 10। ए एन का फॉर्मूला पता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सभी का मान रख दीजिए, ए एन निकल जाएगा, ए एन हमें निकालना है। ठीक है, ए कितना है, 5 है। अच्छा, मैं आपको प्लस भी लगाना है, ए प्लस एन आपको 10 दे रखा है, -1, डी का मान आपने निकाला माइनस का 3। ठीक है, ये गुणा है, यहाँ पे आपका आ गया 5 प्लस 9 गुणा -3, ये आ गया 5 प्लस 9 3 27, वो भी माइनस का 27। ठीक है ना, माइनस का 27। अब कितना आ जाएगा, घटा दीजिए इसको। तो ये हो गया माइनस का 27 में से प्लस का 5 गया तो माइनस के 22 बचे। ये हमारे पास आंसर आया। तो हमारे पास आंसर कितना लिख देंगे इसमें, तो इस श्रेणी का 10वां पद जो है -22 है। वृत्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य खाली स्थान का कोण होता है। सभी को पता है कि ये वृत्त है, इसकी कोई त्रिज्या है। ठीक है,
और इसके ऊपर जो स्पर्श रेखा चाहे कैसे खींचो वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगी। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसके मध्य क्या बन रहा है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। यदि 9, 4, 7 x का समांतर माध्य 8 हो तो x का मान आपको बताना है। देखो समांतर माध्य का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी जाके आप निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, x बार वाला फॉर्मूला लग जाएगा, याद होगा ना अब आपको। तो समांतर माध्य यानी कि जिसको हम x बार बोलते हैं वो क्या होता है आपका, पदों का कुल योग, पदों का कुल योग बटे में पदों की संख्या। एक्स बार बराबर, अब यहाँ पे समांतर माध्य 8 दे रखा है, एक्स बार की जगह हम जो है समांतर माध्य का मान रख लेंगे। ये तो समांतर माध्य एक्स बार से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसी का मान 8 दे रखा है, ये एक्स बार का मान दे रखा है, यहाँ पे लिखते हैं हम 8 बराबर पदों का योग 9 + 4 + 7 + x बटे में पदों की संख्या 1 2 3 4, ठीक है। तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा इधर आकर के 8 × 4 बराबर 9 और 4 13, 13 और 7 20 प्लस x, यहाँ हो जाएगा आपका ये 9 8 8 चौक 32 बराबर 20 प्लस x का मान निकालना था, x यहीं छोड़ देंगे तो 32 - 20 बराबर 12, आंसर आ गया हमारे पास। इसका आंसर आ गया कि ये इसका जो होगा वो 12 होगा, x का मान 12 होगा। यहाँ बोल रहा है 1 प्लस में 10 स्क्वायर 45 का हल होगा। सभी को पता होना चाहिए कि 10 45 डिग्री बराबर 1 होता है। तो बस अब यहाँ पे है इसकी जगह क्या रखेंगे 1, यानी कि 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, आंसर आ गया, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न। यदि sin 3x = 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो sin 3x बराबर 1 है, और 1 जो होता है ये किसके बराबर होता है, sin 90 का मान होता है, ये भी हमें पता होगा। 1 का मान जो है वो sin 90 के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो है sin 3x बराबर 90 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी साइन है यहाँ पे भी साइन है, तो साइन से साइन हटा दो तो 3x बराबर 90 हो जाएगा। यहाँ पे आपका sin 3x जो है, यहाँ पे साइन इधर भी है साइन इधर भी है, हटा दोगे तो आपके पास बचा गया 3x बराबर 90 हो गया। तो 3x बराबर 90, x का मान निकालना है तो x = 90/3 यानी कि 30 डिग्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें। यदि किसी खंभे की परछाई उसकी लंबाई के तुल्य हो तो सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि अभी अभी मैंने बताया था इस तरह का क्वेश्चन करके, ये इसकी कोई खंभा है उसकी लंबाई है और ये परछाई भी उसी के बराबर है, लंबाई और परछाई दोनों बराबर हो गई। हमारे को ये थीटा डिग्री का कोण बताना है, ये बताना है। अगर लंबाई h है तो इसकी जो परछाई है वो भी h होगी, और हम कह रहे हैं कि tan थीटा बराबर अभी मैंने बताया था क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब कितना है h, आधार भी h, हटोगे तो 1 आ गया, यानी tan थीटा का मान 1 है तो थीटा बराबर tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा का मान 45 होता है। tan की टेबल देख लेना। एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में केंद्र पर आंतरिक कोण का मान ज्ञात कीजिए।
मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में केंद्र पर आंतरिक कोण जो है वो कितना हो जाएगा? तो 10 मिनट है, हम जानते हैं पूरी घड़ी का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, और 60 मिनट जो है ये टोटल हो जाएगा आपका। 10 मिनट में बताना है तो कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया, सीधा सीधा काट दोगे इसको। इसके बाद है किसी घन का आयतन जो है आपको दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसके एक फलक का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। हमें पता है कि घन का जो आयतन है वो क्या होता है? तो आयतन जो होता है उसको हम बोलते हैं भुजा का क्यूब। आयतन जो होता है वो होता है भुजा का क्यूब। यानी कि हम कह सकते हैं कि भुजा क्यूब बराबर दे रखा है 64। तो भुजा निकालनी है हमारे को, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी? 64। ठीक है, अब इसको निकालोगे तो क्या हुआ? 4 गुणा 4 अंडर रूट में हो गया, यानी कि ये आपके पास आ गया 4। तो ये है आपके पास। और क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ये रहा फलक का क्षेत्रफल जो होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हमने निकाल ली 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। सीधा सीधा इस तरह से कर देंगे। नेक्स्ट जो है, किसी शंकु की तिर्यक लंबाई 5 सेमी तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। शंकु है आपका इस तरह से, और इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। ये वाली जो तिर्यक ऊंचाई है ये 5 दे रखी है। ये तिर्यक लंबाई, ठीक है। और ऊंचाई जो है ये वाली, ये आपको 4 दे रखी है। तो उसका आपको व्यास निकालना है। आप जानते हो कि जो हमारा ये वाला त्रिज्या होती है, ठीक है। अब ये आप जानते हो कि ये क्या हो गया आपका? 90 डिग्री बन गया। हम जानते हैं कर्ण में से ये क्या है आपका? ये लंब टाइप दिख रहा है, लंब आप इसको मान लीजिए चाहे। तो आप देख सकते हो कि ये आपका एक आधार हो गया और एक आपका कर्ण हो गया। ये कर्ण है, तो कर्ण में से आप इस लंब को घटा दीजिए तो आपको आधार मिल जाएगा, या फिर आधार को निकालिए। जैसे भी आप करेंगे फॉर्मूला वही लगेगा। तो हमने त्रिज्या आर निकालने के लिए सीधा सीधा क्या करा? ये अंडर रूट पहले लगा दिया, नहीं तो हम पहले स्क्वायर करते, अंडर रूट बाद में लगाते। तो डायरेक्ट लगा दिया है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसका मान कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, 3 तो है ये त्रिज्या, और ये पूछ क्या रहा है? व्यास। त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास, है ना। यानी कि व्यास का मतलब है ये पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी ये वाली लंबाई। तो ये कितना हो गया? 6। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 6। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। बिंदु आपको दे रखा है 3 5, वह बिंदु 7 9 के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। इनके मध्य के बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो पहला जो है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, बस इतना ही करना होता है। आपको पता है जैसे कि ये पहला वाला मैंने बताया था आपको, ये x1 है, इधर वाला जो पॉइंट हो जाएगा ये आपका x2 हो जाएगा, ये वाला आपका y1 है, और ये वाला आपका y2 होता है। हमारा फॉर्मूला जो होता है मध्य बिंदु ज्ञात करने का वो क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। ये मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र है। x1 प्लस x2 3 प्लस 7 बटे 2, 5 प्लस 9 बटे 2, एक ही आएगा एक ही आएगा, तो मध्य बिंदु हमारा ये हो गया। अब जो है आपको एस 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 नियम लिखना है आपको। तो दो त्रिभुजों की भुजाएं समान लंबाइयों की हों तो वे समरूप होते हैं, यही बोलने का एस एस का नियम कहलाता है। ठीक है ना। एस 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 का ना क्या है? दो त्रिभुजों की भुजाएं समान लंबाइयों की हों, यानी कि दो त्रिभुज हैं, उनकी भुजाएं क्या हो? आपस में सारी बराबर हो, तो ये वो समरूप हो जाएंगी, और यही एस एस का नियम होता है। अगला जो है समीकरण दिया है 2x माइनस 5y माइनस 13 इक्वल्स टू 0 हो तो x को y के रूप में व्यक्त कीजिए। आपका समीकरण पहला जो दे रखा है ये 0 के बराबर दे रखा है, तो हम कर लेंगे इसको 0 के बराबर। यहाँ से माइनस का 13 है तो 13 को उधर ले जाएंगे। हमें क्या करना है? इसको हो तो x को y के रूप में व्यक्त करना है।
ठीक है, एक्स को वाई के रूप में व्यक्त करना है, ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये x है, इसको हमने y के रूप में व्यक्त किया हुआ है, यानी x अलग कर दिया, y एक तरफ कर दिया है। तो हमने क्या करा, यहाँ से माइनस का 5 y माइनस का 13 है, तो दोनों को इधर ले गए, तो x जो है y की तरह दिखने लग गया, मतलब x का मान y के बराबर हो रहा है ना कुछ जो भी हो रहा है। अब यहाँ पे 2x है, x यहीं छोड़ देंगे, हमें x का मान निकाल लेना है। तो x को जो हमने y के रूप में व्यक्त कर दिया कि भैया 5y प्लस 13/2 बराबर x होता है। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। अगला है बहुपद दे रखा है आपको, इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए। अभी अभी हमने एमसीक्यू किया था, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इसके शून्यांक कैसे होंगे। सबसे पहले तो इस बहुपद को तोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे शून्यांक ज्ञात करने के लिए या तो आप इस तरह से कर लीजिए, या फिर अल्फा बीटा गामा वाला फॉर्मूला लगाइए, तो आप अल्फा बीटा गामा के थ्रू आप जो है इसके शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा होता है ये वाला, शून्यांकों का योग और गुणनफल पूछता तो अलग बात होती, वो हम उसमें अल्फा बीटा वाला कर लेते। लेकिन यहाँ पे केवल शून्यांक पूछ रहा है, तो इसको हम जीरो के बराबर कर देंगे। मैंने बताया था शून्यांक जब पूछे तो इसको जीरो के बराबर कर दो, हमने जीरो के बराबर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बीच वाली संख्या को ऐसे तोड़ो कि उनका जोड़ घटाओ तो -2x ही आए, लेकिन जो उसका गुणनफल है वो 8 के बराबर आए। तो देखो 4 गुणा 8 होता है, लेकिन इन दोनों को जोड़ोगे घटाओगे इन दोनों को, तो आपको वापस से -2x ही मिलेगा। ठीक है, अब इनमें से हम कॉमन ले लेंगे, पहले वाले में से कॉमन लिया तो ये इक्वेशन बनी, दूसरे वाला कॉमन लिया तो ये इक्वेशन बनेगी। अब दोनों में से एक बार इसको जीरो करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा x का मान, एक बार इसको जीरो करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो हमारे शून्यांक जो है 4 या फिर -2 हो सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। √2 और √3 के मध्य एक परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। आप देखो √2 का जो मान होता है वो 1.414, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है इसका मान जो है 1.5 के मध्य होता है। ठीक है भाई, 1.414 आया, तो लगभग लगभग जो है ये 1.5 के मध्य होगा। और √3 जो है इसका मान कितना हो गया, तो इसका मान हो गया लगभग लगभग 1.732, यानी कि ये लगभग लगभग आ रहा है √2 के आसपास में। ठीक है ना, तो √2 आपका जो है क्या है, √2 है एक तो, और दूसरा है 1.5। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका √3, यानी कि √2 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है, 1.5, तो ये हमारी हो गई परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। बहुत सिंपल तरीके से बताया है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं, लंबा नहीं खींचना है, छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर के, ज़्यादा नहीं करने इसमें। अब आपको दर्शाना है कि 3 √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको केवल दर्शाना है। इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराया गया है, तो इस तरह से आप इसको पढ़ करके कर सकते हैं। मैंने अभी अभी कब बताया था कि जो ये मॉडल पेपर्स थे मैथ्स के, ये वाला पढ़िए, इसको मैंने समझाया हुआ है, ये पढ़िए, इसको समझाया हुआ है, ये पढ़िए, इसको समझाया हुआ है। तो जब आप इन सभी को पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। हर वीडियो में लेंदी वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं बनता, इतना समय आप भी नहीं दे पाते हो। जहाँ समझाने की चीज़ें होती हैं वहाँ समझाऊंगा। यहाँ पे पांचवा जो प्रश्न है, बहुपद दिया गया है, शून्यांकों के वर्गों का योग जो है 40 है, तो के का मान आपको निकालना है, प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे शून्यांकों का योग क्या होता है मैंने बताया था, -b/a होता है। शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a, इसको के बराबर मान लिया, के का मान हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर शून्यांक जो है इसके अल्फा और बीटा मान लिए हैं। प्रश्न के अनुसार जो है क्या बोल रहा है, शून्यांकों के वर्गों का योग जो है 40 है, यानी कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर 40 दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 40 हो जाएगा भाई, इसका आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे देखिएगा, 96 वर्गों का योग 40, तो के का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे 2 के इधर आ जाएगा तो 64 माइनस 40, यहाँ पे 24 बचा, के का मान 24/2 यानी कि 12 आ गया आंसर। इस तरह से छठा जो क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म जो है 4/3 x प्लस 2y बराबर 8 व 2x प्लस 3y बराबर 12 द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होंगी। बड़े ध्यान से इन क्वेश्चन को कर लेना, मैंने सारे समझा रखे हैं, कई बार हर वीडियो में बताता हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं, और ये क्वेश्चंस रट लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, सॉल्यूशन आप देख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको एमसीक्यू समझाए हैं उसी तरह से यहाँ पे भी समझना है बस आपको। एक चतुर्भुज जो है ए बी सी डी के विकर्ण पर परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ओ
ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। तो ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको दिया क्या गया है वो बताना है, सिद्ध क्या करना है। पहले तो दिया क्या गया है ये बताना है, फिर सिद्ध क्या करना है ये आपको बताना है, फिर रचना कर दोगे आप और उत्पत्ति बता दोगे। इस तरह से आपको ये करना है। ठीक है, आगे आ जाइए नेक्स्ट 8वें प्रश्न पर। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2-3 और 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो बिंदु आपको दूरी सूत्र मैंने बता ही रखा है, तो आंसर आप निकाल ही लोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो टैन थीटा प्लस सेक थीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अभी अभी मैंने इस तरह का फॉर्मूला आपको करके दिखाया था MCQ में, वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उसी हिसाब से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पूछा गया है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चिमनी की ऊंचाई आपको बतानी है, हाइट। ठीक है, बाकी डायग्राम जो है आप समझ गए हैं कि इस तरह से बनेगा। जो जो बोला गया है उस तरह से ये डायग्राम बनेगा। हमें h निकालना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई निकालनी है। बाकी नीचे वाली ऊंचाई 1.5 हमारे को दे रखा है। टोटल जो है ऊंचाई ये हो जाएगी। तो पहले हम इस वाले h को निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो है h आ जाएगा, जो कि चिमनी की टोटल ऊंचाई है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बात करते हैं। यहाँ पर आपका ये 28.5 प्लस यहाँ पे और नहीं आएगा, यहाँ पे मीटर आ जाएगा। सिद्ध कीजिए कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। परिमेय बहुत ध्यान से रखना है आपको, तो ये परिमेय अच्छे तरीके से याद रखना है आपको, अच्छे तरीके से। ठीक है, इस तरह से आप कर लेना है आपको। सिद्ध क्या करना है, रचना दिया क्या गया है ये आपको समझ में आ गया, रचना करनी है, सिद्ध करना है, उपपत्ति लिखनी है, बस काम खत्म। ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, लेंदी मत खींचना कभी भी क्वेश्चन को। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण है 60 है। इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। त्रिज्या दे रखी है आपको, थीटा का मान दे रखा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। दो गोलों के आयतनों का अनुपात जो है दे रखा है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना है। देखो ये आयतनों का अनुपात है, तो आयतन हमारे को पता होता है, दो गोलों का आयतन जो है एक R1 मान लिया, एक R2 मान लिया, पहला गोला दूसरा गोला, इनका अनुपात इस तरह से दे रखा है। तो हमारे पास में ये 4/3 खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, केवल R1 क्यूब और R2 क्यूब बचेगा। इसका अनुपात 64 27 है। तो यहाँ पे क्यूब करेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 64, 4 आ गया, और 3 3 9, 9 3 27, तो 3 आ गया। यही अभी मैंने बताया था क्यूब करके। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन क्या होता है, तो भाई 4πr² होता है, 4πr² 2 हो जाएगा। इसमें R1 R ये लिख लोगे आप, R1 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू, R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, इसका स्क्वायर कर दो, आपके पास में आ गया 16 9। निम्न बारंबार बंटन का जो है माध्य ज्ञात करना है। तो इस तरह से सबसे पहले आप जो है इसका निकाल लोगे। FD छात्र की संख्या है ना, यहाँ पर FD निकाल लोगे, और यहाँ पर FD निकालने के बाद में सीधा सीधा क्या करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पर प्राप्तांक जो है ये हो गया, ये ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये आपका तो ये आ गया, हमने A ले लिया 45। अब 45 के बाद कर लीजिए तो कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 45 20, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 65, सही है ना। इस 45 को ले लिया, इस 45 में से 25 सॉरी 25 में से 45 माइनस किया, -20, यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस ए करना है, a मान लिया है हमने, तो ये x है, इसमें से a कर दीजिए माइनस, यही चीज़ हमारे करना है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमारे को क्वेश्चन में, फिर FD निकाल लेंगे, f ये है हमारे पास में, ठीक है, और d हमने ये निकाला, तो f इंटू डी निकाल लीजिए, ये आ जाएगा। सबका सबमिशन करिए, फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। थैले में जो है गेंदें हैं, 3 लाल 5 काली, इस थैले से एक जो है गेंद निकाली जाती है, प्रायिकता क्या हो कि वो लाल हो या लाल नहीं हो। लाल गेंदों की संख्या तो 3 है, काली की 5 है, टोटल गेंदें हो गई 8।
ठीक है। लाल गेंद आने की प्रायिकता, क्योंकि लाल 3 है तो 3 तो आ ही सकती हैं 8 में से, तो 3/8 जो है हो गई। लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, टोटल प्रायिकता 1 में से इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर जो है हम 1 जो है टोटल प्रायिकता होती है, उसमें से 3/8 को घटाएंगे तो 5/8 जो है उसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है। या फिर आप यूँ भी बोल सकते हैं कि काली गेंदों की संख्या 5 है, यानी कि ये 5 गेंदें आएंगी तो लाल नहीं होंगी। ठीक है, तो 5/8 सीधा भी लिख सकते हो। तो ये भी है आपका। निम्नलिखित बारंबारता मंडन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है, यहाँ पर मासिक खपत दे रखा है, इससे कितने बीच में कितने उपभोक्ताएं हैं, इसके अथवा में भी दे रखा है। दैनिक मजदूरी है और श्रमिकों की संख्या है। यह कल्पित माध्य विधि द्वारा श्रमिकों को दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है। पहला तो आप बात करेंगे मासिक खपत की। उपभोक्ताओं की संख्या फ्रीक्वेंसी हो गई, संचयी बारंबारता जो है CF हो गया, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो है आपको पता ही है CF कैसे निकालते हैं, 4 का 4 रहेगा, 4 + 5 9 हो जाएगा, 9 और 13 जो है 22 हो जाएंगे, 22 और 20 42 हो जाएगा, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68, और n का मान इतना, n यहाँ पे 68 है तो n/2 कितना हो जाएगा 34। 34 से बड़ी जो है वो कौन सी है, 42 है। ठीक है ना, से बड़ी जो है CF कौन सी है, वो 34 से बड़ी कौन सी CF है, 34 से बड़ी 42 है ना। बस अब 42 है तो यानी कि हमारा जो माध्यक वर्ग होगा वो कौन सा होगा, 125 से 145। ठीक है, यहाँ पर जो है लोअर क्या है, लोअर है 125। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 20। हो गया, समझ में आ गया आपको। चलिए, अब यहाँ पर हम जो है फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। इसको फॉर्मूले में पुट करिए। हाइट कितनी हमने बताई है, 145 में से 125 निकालिए 20। ठीक है, तो H हमारे पास 20 आ गया। और कुछ बचा हमारे पास इसमें निकालने के लिए, हाँ एक चीज़ और बची, C कहाँ से आता है, तो C जो है आपके CF जो होता है, ये जो CF है इससे ऊपर वाला जो है ये C होता है, ये ध्यान रख। ठीक है, तो हमने वो यहाँ पे ले रखा है C। कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इन सभी का मान अब हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में सबका मान रखेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अथवा वाले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें भी आपका वही चीज़ है, इसमें आपको जो है कल्पित माध्य द्वारा निकालना है, तो भैया आपको इसमें वर्ग चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, इसका वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 510, सही है। इसका हो जाएगा 30 20 50, नहीं 30 20 60, 530, 60 और 40 100, 550, 8 और 6 14, 40, आधा कर दोगे 70। ठीक है, तो ये x आ गया, श्रमिकों की संख्या दे ही रखी है, ये टोटल हो गया 50। यहाँ पे हम a जो है कितना आ जाएगा, 2 2 4 तो 5, ये बीच वाला ले लेंगे, तो ये है 550। 550 जो है ये x में से माइनस कर देंगे, x जो है ये रहा, तो x में से ये 550 माइनस करिए, 510 में से आप 550 तो -40, -20, फिर 0, फिर 20 40। एफ डी कितना हो जाएगा, एफ आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ये है, और डी अभी अभी आपने निकाला। ठीक है, ये आपका ये डी है, यहाँ पे डी क्यों, यहाँ पर ए नहीं है, ये डी है। ठीक है, तो एफ इंटू डी कर दीजिए, 12 चौक 48, 480 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, 280 हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो गया, 6 दूनी 12, 120 हो गया, और 10 चौक 40, 400 हो गया, इनका टोटल ये हो गया। फॉर्मूला हमारे पास है ही। ठीक है, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। एन के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पद का मान एक समान होंगे, अथवा एक और दे रखा है, 2 और 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। पहला जो है आपको दे रखा है कि भैया ये वाला आपका समांतर श्रेणी है, इसका nवां पद अगर हम निकालें तो किस तरह से निकालेंगे, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे पहला पद क्या है,
ये है ए, तो 63 है, 63 लिख लिया, n-1 इंटू डी कितना है, तो 65 माइनस 63 2, तो ये पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो है हमारे पास, इसका nवां पद किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पर भी आपका पहला पद जो है ए हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं, n-1 और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 इंटू 7, 10 मतलब 10 माइनस 3 क्या होगा, 7, तो डी होगा 7। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। प्रश्न के अनुसार जो है हमें nवें पद एक समान होंगे, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे दोनों के nवें पद को समान कर लेंगे, यानी कि पहली इक्वेशन बराबर दूसरी इक्वेशन हो गई। जितना कट जाएगा काट देंगे, जो बचेगा उसको निकाल करके n का मान निकाल देंगे भैया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको टेढ़ा बनाया जा रहा है। बनोगे आप टेढ़ा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे टेढ़ा बन जाओगे, ये ध्यान रखना है आपको। इसका अथवा वाला पार्ट जो है, 2 और 105 के मध्य 5 से विभाजित प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, तो आप सारी की सारी वो प्राकृतिक संख्याएं लिख दोगे भैया, कि भैया 105 तक के 2 से 105 तक के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं क्या होगी, 5 10 15 20 करते करते 100 तक जाएंगी। 105 तो लेना नहीं है, क्योंकि इसके बीच में लेना है। यदि 100 nवां पद हो तो माइनस ए इंटू डी, अच्छा, तो ए एन जो है वो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे यही तो बोल रहा है आपसे, तो 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल याद करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना है, टोटल 100। यहाँ पर योगफल, यहाँ पे आपका अंतिम पद ये आ गया, तो ए एन का मान रख दिया हमने, ए एन बराबर 100, पहला पद 5, एन का मान निकालेंगे हम, और कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 5 5। इस तरह से हमने समीकरण को सॉल्व किया, एन का मान निकालते हुए चले गए, तो 20वां पद जो है हमारे पास आ गया, यानी कि 20वां पद जो है हमें एन मिल गया है। तो अब हम सीधा सीधा एस एन वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एन बटे 2 ए प्लस में ए एन। ठीक है, तो यहाँ पे 20, एन का मान कितना मिला 20, तो 20 बटे 2, ए हमारे को पहले से पता था 5। ठीक है, तो 5 और ए एन अभी अभी हमने निकाला था। ठीक है ना, अरे ए एन यहाँ नहीं निकाला था, सॉरी, ए एन यहाँ है। ठीक है, ए एन हमारे पास ये है, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 20/2 हो गया, ये पहला पद हो गया, एन, ए एन की वैल्यू हमारे पास दे ही रखी है, ए एन टोटल कितना है, ये रहा 100। ठीक है, ये ए एन है, रखा इसको, आंसर निकाला, 1050 निकल गया, यही हमारा उत्तर हो गया। बहुत सिंपल सिंपल तरीके से करा गया है क्वेश्चन, ध्यान रखना है आपको। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो है दे रखे हैं आपको, किनारे कोने दे रखे हैं आपको। ये समचतुर्भुज आपको देख लेना है, इस तरह का बनेगा। इसमें अथवा क्वेश्चन भी है आपको, सिद्ध कीजिए कि बिंदु दिस 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 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, यानी कि 3 शीर्ष आपको दे रखे हैं, तो आपको बताना है शीर्षों का। बहुत सिंपल सा वो होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ये वाला आपने लिख लिया कि भैया ये एक समचतुर्भुज है, इसके शीर्ष दे दिए ABCD। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वाला विकर्ण निकाल लेंगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा, एक ये पॉइंट ले लेंगे, फिर ये वाला ले लेंगे। ठीक है, तो दोनों को ले लेते हैं, दोनों बराबर, तो फिर हमारा समचतुर्भुज हो जाएगा। तो सबसे पहले विकर्ण AC की बात करें, तो A और C ले लीजिए। AC का मात्रक आ गया हमारे पास ये। ठीक है भाई, ये क्या हो गया, x1 y1 x2 y2। ठीक है, फिर अब जब जब हम ये विकर्ण लेंगे, ठीक है ना, हम क्या ले रहे हैं, BD ले रहे हैं, तो B में ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 माइनस x1 होता है, तो -2 में से -4, -2 -4 दिख रहा है ना, तो ये ध्यान रखना। तो ये इसका मात्रक आ गया। अब देख रहे हैं कि हम इसके क्या बोल रहा है, ये क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमने तो ये निकाल लिया, इसका दोनों के विकर्णों का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण का ये आया, एक विकर्ण ये आया, तो 1/2 विकर्ण पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, ये रहा आंसर। देखा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसका अथवा पार्ट की बात करें, तो डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र वाला करेंगे हम इसमें, जैसा कि मैंने बताया, ये रहा दूरी सूत्र। तो आ जाइए, यहाँ पे भी दूरी सूत्र, वहाँ पे भी दूरी सूत्र, सब जगह दूरी सूत्र। आ जाइए, त्रिभुज, चाहे तो आप त्रिभुज बना सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है।
ए की ये वैल्यू मान ली, बी की वैल्यू ये मान ली, सी की वैल्यू ये मान ली। त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निकालना है आपको। डायग्राम बनाना है तो बना सकते हैं इस तरह से। पूरी सूत्र हम यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए कोई इस तरह से आपको दिया था, ठीक है। इसमें मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। इनके पॉइंट क्या दे रखे हैं? ए को दे रखा है 2 - 2, हम लिख लिए 2, -2। यहाँ पर बी का मान दे रखा है -2, 1, -2 और 1, और सी दे रखा है 5, 2। आपको पता ही है, इसमें मैंने बता दिया। जब कौन सा लोगे आप, उसके हिसाब से आपको तय करना है। अगर मैं ए बी लेता हूँ, ए पहले लेता हूँ और बी लेता हूँ, तो ए बी यानी कि ए वाला ही ये x1, ठीक है ना। ए बी ले रहा हूँ ना मैं, तो हमारा x2 - x1 होता है। तो यहाँ पे ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। ए बी तो पहला ये होगा, दूसरा ये होगा। ए बी में हमारा ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो देखोगे यहाँ पे यह फॉर्मूला लगा है। यहाँ क्या लगा है? x2 - x1, ठीक है। यहाँ पे y2 - y1। अच्छा, स्क्वायर पहले कर दिया क्योंकि अंडर रूट हमने यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। अंडर रूट हटा दिया इसलिए स्क्वायर कर रखा है। यहाँ पर स्क्वायर ले लिया ना, बी की जगह क्या है? स्क्वायर ले लिया, इसीलिए हटा लिया है। अंदर तो स्क्वायर है, ये अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे डी का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इसीलिए ए बी का स्क्वायर किया हुआ है, ये समझ लो आप। तो यहाँ पर हम निकालेंगे तो इसका 25 आ जाता है, इसका 50 आ जा रहा है, इसका 25 आ जा रहा है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी सी एक समकोण चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कि इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर जो है बराबर हो जा रहा है किसके? बी सी के स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर आप ए बी, फिर जैसे बी सी निकालोगे तो उस समय फॉर्मूला चेंज कर देना। बी और सी निकालोगे तो यहाँ पर फिर ये वाला x1 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा y2। जब आप सी ए लोगे तो सी ए में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर फिर ये हो जाएगा सी में x1, ये y1, और यहाँ पर ये वाला हो जाएगा आपका x2 और ये y2। इस तरह से आपको चेंज करना है। जो पहले लोगे वो x1 हो जाएगा, यहाँ पर ए और बी लोगे तो ए वाला तो होगा x1, बी वाला हो जाएगा x2। अगर बी सी लोगे तो बी वाला हो जाएगा x1, सी वाला हो जाएगा x2। फिर सी ए लोगे तो सी वाला हो जाएगा x1 और फिर सी ए वाला हो जाएगा x2 वाला। और इनके फॉर्मूले में बस आपको वैल्यू डालनी है, निकालना है। अब आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, ये कर्ण हो गया। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर होता है। तो आप जैसे ही आप इसको स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर आ जाएंगे, तो हम जो है कह सकते हैं कि भैया ये सब बराबर है। यानी कि देखो ए बी, यानी कि ये आपका यहाँ पर हमारा जो है बी सी, ये है कर्ण, ये आधार मान लीजिए और ये लंब मान लीजिए। तो देखिए ये आपका कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, ये कर्ण का स्क्वायर 50 आया, बराबर क्या है? आधार 25 है, 25 प्लस ये वाला 25, तो दोनों ही 50 हो गए। तो इसीलिए हमने कहा कि ये त्रिभुज समकोण है। सिंपल शॉर्ट तरीके से करना है आपको। इसके बाद 19वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती हैं। इसी में अथवा पाठ जो है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले त्रिज्याखंड द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण का संपूरक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ये वाले क्वेश्चंस कई बार मैं आपको क्लासेस में करवा चुका हूँ, तो इसको जरूर चेक कर लेना, ठीक है। बाकी आपको इसको पढ़ करके इस तरह से देख लेना है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, बाकी मैं इसको फिर से एक बार डिटेल करके केवल अलग अलग इन क्वेश्चंस को समझा दूंगा। बाकी मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है मैंने। इस तरह का क्वेश्चन जो है इसी तरीके से सॉल्व करना, बड़े तरीके से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका इसका सॉल्यूशन। इसका अथवा पार्ट की बात करें तो ये है आपका इसका अथवा पार्ट की बात, ठीक है। तो ये है आपका
अथवा वाला आंसर, क्या दिया गया है, क्या सिद्ध करोगे, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें लिखनी है। खंड द की बात करें तो आंकड़े हैं किसी विद्यालय के 100 छात्रों के बंटन का बहुलक ज्ञात करना है, छात्रों की संख्या दे रखी है, अंक जो है 10 से और 80 के बीच में कितने कितने आए हैं वो बताया है। इसी में एक अथवा पाठ भी दिया गया आपको, जो उसमें माध्यिका 556 दे रखी है, बारंबारताओं का योग जो है 100 है, तो x और y का मान इसमें आपको निकालना है। ये x और y गायब हैं इसमें, इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। सही वर्गीकृत सारणी जो है आपको बतानी है, पहले सबसे पहले बनानी है पहले वाले की, जिसमें आपके छात्रों का जो उसमें दे रखा है। इसमें हमने निकाल दिया कि कौन सा बहुलक होगा, कौन सा बहुलक वर्ग होगा, ठीक है। ये हो गया वर्गीकृत सारणी, तो आपको निकालने आती है। इसमें हमको बस बहुलक जेड का जो फॉर्मूला होता है उसको पुट करना है, सभी संख्याओं को डाल देना है, आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो है इसका अथवा पार्ट वाला जो है उसमें हम संचयी बारंबारता निकाल देंगे, और संचयी बारंबारता निकालते ही सीधा सीधा हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे माध्यक वर्ग में, तो हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगी एक्स और वाई की। अब इसके बाद जो है आपका 21वां प्रश्न जो आता है, इसमें आपको बोला गया है कि ये समीकरण है, इसको हल करना है। इसमें m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y इक्वल्स टू mn+3 हो। इसी में अथवा पार्ट भी है। 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये आपको दर्शाना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको दिया गया इक्वेशन है उसको ले लेना है, इसका जो है हमें x के रूप में निकाल लेना है, ठीक है। तो ये x के रूप में निकल जाएगा, तो हमारे पास ये आ गया। दूसरा जो इक्वेशन है वो आ गया 2x माइनस 4y माइनस 24 के बराबर है। तो यहाँ पर जो है इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे x का जो मान है, ये रहा x का मान, इस x का मान जो है हम उपयोग कर लेते हैं यहाँ पर 11 माइनस 3y/2। तो इसमें जो है क्या रख रहे हैं, x का मान रखने पर x का मान रखने पर, ठीक है। तो x का मान तो ये है, इस x का मान जो है हम यहाँ पे रख रहे हैं, रख दिया, ये इक्वेशन बनी। यहाँ से y का मान आप निकाल लोगे, ठीक है। अब समीकरण में y का मान रख लेंगे, इसमें y का मान रख लेंगे, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर x और y का मान रखेंगे हम, तो यहाँ पर जो है mn की वैल्यू भी निकल जाएगी, ठीक है। देखो ये y का मान आ गया, हमने क्या करा, x का मान रखा, तो यहाँ पर y का मान निकल गया। समीकरण 1 में है मान रखने पर x का मान जो है कितना आ जाएगा, तो मैंने बताया कि ये 5 रखेंगे हम, तो हमारे पास x का मान आ गया 11 माइनस 15 माइनस 4/2, माइनस 4/2 का मान आ गया -2, ठीक है। x और y का मान रखने पर जो है y का हम मान, x और y का मान रखने पर y इक्वल्स टू mn+3 है, ठीक है। तो y का मान कितना है, 5 है, m और -2 + 3, n की वैल्यू -2, ये देखो इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल्स टू mn+3। इसमें कहाँ मिस्टेक है, एक चीज़ मिस्टेक हो रही है कहीं, ये mn नहीं होगा यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये mx है, यहाँ पर mx है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये mx है, यहाँ पे हमने x का मान रखा है ये, तो यहाँ पर m का मान निकल जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसी में नूरी की आयु वाला, तो नूरी की वर्तमान आयु मान लेते हैं x है और सोनी की वर्तमान आयु मान लेते हैं y है। 5 वर्ष पूर्व की शर्त जो है उसके हिसाब से, जब 5 वर्ष पहले की बात, तो अगर अभी x है तो 5 साल पहले कुछ और होगी, यानी कि कम होगी 5, तो 5 कम कर दिया इसका, और इसका भी 5 कम कर दिया। बोला कि इसकी आयु इससे 3 गुनी है, तो 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया।
अब हम इस इक्वेशन को दे देते हैं कि भैया ये कितनी इक्वेशन बन गई। देखो यहाँ पर आगे आपका ये इधर आके पी वाई हो गया, ठीक है। अच्छा ये डायरेक्ट कर दिया हमने, अदरवाइज आप चाहें तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, तो यही आएगा आपका। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। करके दिखा देता हूँ आपको, कन्फ्यूज़न ना हो जाए। हमारे को दिया हुआ है x-5 बराबर 3y-5, ये हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। अब हमारे को क्या करना है, x-5 बराबर 3y-5, 3 15 हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, x माइनस ये 3y उधर ले गया। ठीक है, माइनस का 15 तो था ही इधर, ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 5 इधर हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया ना, और इसी से ये इक्वेशन आई है, देख लो। x-3y, यहाँ पे माइनस का 15 प्लस का 5 है, प्लस का 5 माइनस का 15 में ऐड करोगे तो माइनस का 10 आएगा। इस तरह से 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, तो भैया 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, x में 10 जुड़ जाएगा, ठीक है, y में भी 10 जुड़ जाएगा, लेकिन वो दोगुनी हो जाती है, ये बोला है, तो इसको भी आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो x + 10 इक्वल्स टू 2y + 20। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 2y इक्वल्स टू 20 - 10, ये वाला आ गया इक्वेशन। अब ठीक है, इससे क्या बन जाएगा आपका, ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट है, बस स्टेप हटा देंगे। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं बराबर। तो पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन को हम रख लेते हैं। पहले इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटा दिया हमने, तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, y बचेगा, y बराबर क्या हो गया, माइनस माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 20 वर्ष आ गया। समीकरण 2 से हम किसी समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, y का मान रखो, आपका x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास उनके मान आ गए। 22वां जो प्रश्न है, इसमें सिद्ध करना है कोस ए, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, कई बार प्रैक्टिस किया होगा आपने, या फिर अथवा वाला कर लीजिए, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। दोनों को किसी भी हालत में आपको साइन और कोस में ही कन्वर्ट करने हैं, ताकि आपका जो है सॉल्यूशन हो जाए। कोस ए बटे में 1 प्लस में साइन ए है, प्लस में 1 प्लस साइन ए बटे में कोस ए है, बराबर 2 sec ए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड वाला साइड ले लेते हैं हम इसको। इसमें क्या हो जाएगा, आप देखिए, ये वाला जो है पूरा का पूरा एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लिया इसका। एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाला सिस्टम आ जाएगा, इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए, इसको हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो साइन स्क्वायर ए 2 साइन ए प्लस 1। ठीक है, देखते जाइए अभी। अब आपको पता है ये वाला जो है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये क्या होता है, 1 के बराबर होता है, आपको पता होगा, हम जानते हैं, क्योंकि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से ये हमारे पास ये 1 आ गया, इस पूरे का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। बाकी का 2 साइन ए प्लस 1, बाकी नीचे जो था वो एज इट इज़ रहा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, और 2 साइन ए, ये आ गया, नीचे वाला एज इट इज़ रहा। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 ले लिया बाहर, बचा क्या, 1 + साइन ए। ठीक है, बटे में 1 + साइन ए कोस ए, यहाँ पे साइन ए ध्यान रखना, यहाँ से आपका क्या कट जा रहा है, 1 + साइन ए है, यहाँ पे भी नीचे 1 + साइन ए है, तो इससे इसको काट दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, 1 बटे, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बटे कोस ए, 1 बटे कोस ए का मान होता है सेक ए, तो 2 सेक ए आ गया। हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, ये क्या आ जाएगा, अगर आपको देखो तो यहाँ पर ये क्या बचेगा, 2 × 1 / कोस ए, और इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, किसके बराबर होता है,
इसको हम लिख सकते हैं 2 sec a, क्योंकि 1/cos थीटा बराबर होता है sec थीटा। ठीक है, अब इस तरह से आपका अगला जो है अथवा वाला, इसको भी हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। tan को हम लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन। ठीक है, 1 - कॉट तो है ही, तो इसको भी हमने साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी हमने कॉस साइन में कन्वर्ट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। अब क्या करना है हमको पता है, देखो ध्यान रखना है, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, साइन कॉस, कॉस साइन, तो यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर नीचे देखो, क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स एक कम कर दिया गया, बस बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे आप इसका वो ले लो एलसीएम, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, साइन के हिसाब से, यहाँ पे कॉस के हिसाब से आ जाएगा। जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। एक स्टेप आपको लिखना है, अगर नहीं लिखोगे तो ठीक है, डायरेक्ट आपको अगर ये स्टेप आता है तो ठीक। अब यहाँ पे आपका देखोगे तो यहाँ पर कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखो एक तरह से आप समझ लो, इस तरह से है, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पहले से था ही, ये वाला, नीचे एलसीएम ले लो इसका, ये आ जाएगा आपके पास में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इधर क्या हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा बटे साइन थीटा है। ठीक है, अपॉन में एलसीएम ले लो इसका, क्या आएगा कोस थीटा, कॉस माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, ये एलसीएम निकाल लिया। अब आप जानते हो इसको ऊपर नीचे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस इंटू साइन थीटा वाला ये वाला लाइन आ जाएगी। इस तरह से ये कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जानते ही हो आपको कि ए बटे बी बटे सी बटे डी हो, हम क्या लिखते हैं, ए बटे बी गुणा में डी बटे सी। ठीक है ना, इस तरह से लिखते हैं। तो ये है आपका ए बटे बी सी बटे डी, तो इस तरह से करोगे तो ये आ जाता है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये स्क्वायर आ गया और ये नीचे, यहाँ पे भी देखो ये कोस, नीचे वाला कोस ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर आ गया, और फिर ये वाला यहाँ पे जाएगा तो साइन इनटू में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इस तरह से स्टेप्स बीच बीच में करेक्ट किए गए हैं, बाकी आप इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं। तो इस तरह से सॉल्यूशन हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपने देखा, समझा क्वेश्चनों को, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूरे के पूरे देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप अपने आप को तैयार करते हैं, अभी से प्रैक्टिस करते हैं, और जो चीज़ मैंने बताई उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, जो मॉडल पेपर्स मैंने बताया उनको करते हैं। विज्ञान का मैं ऑलरेडी वायरल पेपर दे चुका हूँ, उसको कर लेना, और इस वाले वायरल पेपर को बिल्कुल रट लेना, तैयार कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी ही आप जो है अच्छा स्कोर करोगे। 90 से ऊपर जाना है तो जो पेपर मैं दे रहा हूँ बस उसको पढ़िए आराम से, बिंदास रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए कंप्लीट। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा।